पहला शॉर्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ रीजन ऑफ अ स्पेस। पोटेंशियल इज कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि आप इस रीजन ऑफ स्पेस में घूम रहे हैं। मैं एक बाउंड्री बना देता हूँ कि ये एक रीजन ऑफ स्पेस है, इस पूरे रीजन के अंदर पोटेंशियल सेम है। मतलब पोटेंशियल सेम होने का मतलब जितना पोटेंशियल एक पॉइंट पर है उतना ही पोटेंशियल दूसरे पॉइंट पर भी है। मैं यहाँ पर कोई VA कह देता हूँ, यहाँ पर मैं कोई पॉइंट कह देता हूँ दैट इज़ VB, और पोटेंशियल सेम होने का मतलब ये है VA इज इक्वल टू VB। तो ये क्वेश्चन की पहली लाइन का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन। तो आपने ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E के बारे में आपकी क्या राय है, E यहाँ पर ज़ीरो होगा या नहीं होगा। तो E के लिए एक बेसिक फार्मूला है, E के लिए बेसिक फार्मूला है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। ठीक होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। अब मैं इस फॉर्मूले को सॉल्व करूं तो मैं इसमें यूँ लिख सकता हूँ डेल्टा V, B माइनस A या A माइनस B डजेंट मैटर, क्योंकि जब A और B आपस में इक्वल हैं तो VA माइनस ब्रैकेट है VB ओवर डेल्टा R। ये डेल्टा R क्या चीज़ है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में स्पेसिंग, D से भी आप लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। E इज इक्वल टू VA माइनस VB, वो इक्वल है, जितना A है उतना ही B है, तो इक्वल ज़ीरो, माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं, डेल्टा R देन E विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने ये बात सीखी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी जी, इट विल बी ज़ीरो। Question number 2, suppose that you follow an electric field line due to positive charge. Suppose you follow an electric field line due to positive charge। ये हमारे पास positive charge, हम इसमें से निकलने वाली हर डायरेक्शन में लाइन निकलेगी ना, हम उसमें से किसी एक लाइन को फॉलो कर रहे हैं। Do electric field and the potential increase or decrease? Do electric field and potential, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने बताना है क्या होगा, पोटेंशियल के बारे में क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि आपने इस लाइन को फॉलो किया, मतलब आप इस चार्ज से अवे मूव कर रहे हैं, तो E की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा, V की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा। दोनों के फार्मूलाज लिखें। E के लिए अगर हम फार्मूला देखें तो E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। V के लिए फार्मूला देखें तो V के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, डिटेल्ड फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। इन दोनों फार्मूलाज में R क्या चीज़ थी, R था इस पॉइंट चार्ज से हमारा डिस्टेंस, R था जी हमारा इस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस। मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से रिलेशन बनाऊँ तो E का रिलेशन होगा E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यहाँ पर V का रिलेशन बनाऊँ तो इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा E की वैल्यू वैसे वैसे कम होती जाएगी। यहाँ पर जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा V की वैल्यू वैसे वैसे कम होती जाएगी। हम जब चार्ज से अवे मूव करते हैं तो E कम हो जाता है, हम चार्ज से अवे मूव करते हैं पोटेंशियल भी कम हो जाता है। अब ये तो हो गया प्रूफ जो आपने पेपर में लिखना। इसके अलावा कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट एक दफ़ा फिर देख लें। E के लिए हमने क्या रूल पढ़ा था, हमने E के लिए रूल पढ़ा था कि सपोज़ हमारे पास एक ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ एमिट होती हैं। अब अगर आप इन्हीं लाइंस में से किसी एक को फॉलो करें तो आप पे क्या इफ़ेक्ट होगा, जो इफ़ेक्ट एक लाइन का होगा ना वही इफ़ेक्ट आपको हर एक लाइन पर मिलेगा। मतलब अगर एक लाइन को फॉलो करके अवे जाने पर कम हो रहा है ना तो सारी लाइंस के ऊपर ऐसा ही होगा। और इस कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ते वक्त फैराडे के
जो लाइंस थी उनसे ये कंक्लूड किया था, हमने ये कहा था कि जहाँ कहीं पर ये लाइंस एक दूसरे के क्लोज़र हैं यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर ये लाइंस एक दूसरे से अवे हैं यहाँ पर फील्ड वीक। ठीक है, सर्कल नंबर ए और बी, अगर ए में देखें तो इन दोनों लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस कम है एज़ कम्पेयर टू इन्हीं दो लाइंस का डिस्टेंस अगर मैं सर्कल बी पे देखूँ तो। अब चूंकि ये लाइन का डिस्टेंस एक दूसरे से सेपरेशन बढ़ गई तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ई की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए हमने ये बात पढ़ी कि जैसे ही सेपरेशन इन दोनों लाइंस के दरमियान में बढ़ती है ई की वैल्यू कम हो जाती है। और दूसरा, हम चार्ज से अवे मूव कर रहे हैं, चार्ज के जितना क्लोज़र हों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा, चार्ज से जितना दूर चले जाएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी कम। तो ये फार्मूला E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² क्लियरली ये शो कर रहा है कि जब डिस्टेंस बढ़ेगा E की वैल्यू कम हो जाएगी। रही बात पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल के फार्मूले से R जितना बढ़ेगा पोटेंशियल उतना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब अवे मूव करना होता है तो जब E उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहा तो डेल्टा वी की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। एक और तरीक़ेकार है, अगर आपको रिलेशन भूल जाए ना तो इनमें से कोई एक याद हो तो दूसरे को आप फाइंड कर सकते हैं। E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। ये रिलेशन कौन सा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर E कम हो रहा है तो V भी कम होगा, अगर E बढ़ रहा है तो V भी बढ़ रहा है। ठीक हो गया? तो ये एक छोटा सा आप इसमें कर सकते हैं एडिशन। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है, स्टेटमेंट हम उसकी पढ़ते हैं पहले, तब तक क्लियर कर लें ताकि हम उसको साथ साथ नोट कर सकें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। तो क्वेश्चन ये लिखा गया है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज़ पॉजिटिवली चार्ज। सपोज हमारे पास एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की दो प्लेट्स, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है। अगर तो मैं यूँ ड्रॉ कर दूँ और ऊपर मैं लिख दूँ पॉजिटिव और नेगेटिव का बना दूँ, अब तो अंडरस्टूड हो गया कि इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसा नहीं करना, आप यूँ बना लें, ये दो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हैं, मुझे नहीं पता इनमें से किस पे पॉजिटिव चार्ज है किस पे नेगेटिव चार्ज है। तो एक सिंपल सा रूल है, आप इन दोनों प्लेट्स को वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर दें, वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर दें। अगर हम इस प्लेट को वोल्ट मीटर के साथ इस कैपेसिटर को कनेक्ट करें तो वोल्ट मीटर की नीडल हमें डिफ्लेक्शन शो करती है। ये वोल्ट मीटर की नीडल शुरू पर अभी हमने कनेक्ट नहीं किया, यहाँ से कनेक्शन हमने तोड़ दिया, ये दरमियान में होगी नीडल। अब इस नीडल की इस कनेक्शन को कंप्लीट करें, जैसे ही ये कनेक्शन कंप्लीट होगा नीडल डिफ्लेक्ट करेगी या राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे। नीडल जिस साइड पर भी डिफ्लेक्ट करे, मैं डिफ्लेक्शन करवा रहा हूँ मीन से राइट साइड पर, नीडल की इनिशियल पोजीशन ये थी, नीडल वहाँ से राइट साइड पे मूव की, इसका मतलब राइट वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर नीडल लेफ़्ट साइड पर डिफ्लेक्ट कर जाए इसका मतलब लेफ़्ट प्लेट पर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब जिस तरफ नीडल डिफ्लेक्ट करेगी उसी साइड पे पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर इसमें एक और चीज़ भी है, एक और तरीक़ाकार भी है। अगर आपको वोल्ट मीटर अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए एक तरीक़ाकार है, वो ये है कि आप वोल्ट मीटर इस सारे सेटअप को छोड़ दें। हमें नहीं पता कि इनमें से किस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है किस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप अरेंज करें। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है और इस पे कोई ना कोई चार्ज रखें। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर इस वक्त पॉजिटिव चार्ज है, सपोज इस गोल्ड लीफ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मैं फिर एक दफ़ा वो कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज़ करवा दूँ। पॉजिटिव चार्ज होने का ये क्लियर मतलब है कि पॉजिटिव की तादाद नेगेटिव से ज़्यादा है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि नेगेटिव है ही नहीं। पॉजिटिव चार्ज अगर किसी बॉडी पर है तो इसका मतलब है पॉजिटिव की अमाउंट नेगेटिव से ज़्यादा है। नेगेटिव भी एग्जिस्ट करता है लेकिन वो कम है। अब इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को इस प्लेट के करीब लेकर जाएं।
अगर करीब लेकर जाने पर डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाए, मतलब अगर ये गोल्ड लीफ के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, मतलब डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो गई, मतलब पॉजिटिव मज़ीद नीचे आ गया और यहाँ पर ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग डिफ्लेक्शन ज़्यादा होने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पहले इस पर पॉजिटिव चार्ज था, मज़ीद पॉजिटिव चार्ज आया, तभी तो ये डिफ्लेक्ट ज़्यादा करेंगी, और डिफ्लेक्ट होने के बाद अब इनकी इनिशियल पोजीशन कुछ यूँ हो जाएगी। अगर तो ये डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर ये डिफ्लेक्शन कम हो जाए तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है उस प्लेट के ऊपर। ये रूल मज़ीद सिंपल कर देते हैं। अगर आपकी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसे आप एक प्लेट के पास लेकर जाए, अगर तो गोल्ड लीव्स की डिफ्लेक्शन पहले से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब उस प्लेट पे भी वही चार्ज है जो इलेक्ट्रोस्कोप पर है। इलेक्ट्रोस्कोप पे पॉजिटिव था, उस प्लेट पे भी पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रोस्कोप पे नेगेटिव है, डिफ्लेक्शन बढ़ गई है, तो उस प्लेट पर भी नेगेटिव चार्ज। तो यूँ हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को भी यूज़ करके चार्ज पता कर सकते हैं कि उस प्लेट पे चार्ज कौन सा है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द फोर्स or the forces on a positive charge point charge when placed between the parallel plates। मतलब इस बात का क्या है, हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हैं और उनके दरमियान में हमने चार्ज को प्लेस कर रखा है। हमारे पास एक ये पैरेलल प्लेट, एक ये दूसरी पैरेलल प्लेट, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर एक चार्ज पड़ा है और चार्ज का जो नाम बुक पे लिखा गया है दैट इज़ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों प्लेट्स हमने ड्रॉ कर दी और इनके दरमियान में एक यूनिट पॉजिटिव या पॉइंट चार्ज है विद सिमिलर एंड इक्वल चार्ज। विद सिमिलर एंड इक्वल चार्ज का मतलब ये है कि इन दोनों प्लेट्स के ऊपर एक जैसा चार्ज है और एक जितना चार्ज है। सिमिलर का मतलब एक जैसा है, मतलब दोनों पे पॉजिटिव है, एंड इक्वल दोनों के ऊपर एक जितना चार्ज और एक जैसा चार्ज है। अब इस पॉजिटिव पार्टिकल पे क्या इफ़ेक्ट होगा? पॉजिटिव को रिपेल करता है। अब ये प्लेट भी इस चार्ज को रिपेल करेगी, ये प्लेट भी इस चार्ज को रिपेल करेगी। दोनों साइड से फोर्स की अमाउंट सेम, दोनों साइड से जब फोर्स की अमाउंट सेम होगी, चार्ज के ऊपर ऑपोजिट साइड से फोर्स लग रही है, इट विल कैंसल आउट। एग्जांपल फिर से, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आपने पुश करना है, एक तरफ से आप पुश कर रहे हैं, एक तरफ से आपका कोई फ्रेंड है वो पुश कर रहा है। यहाँ से आपने फोर्स लगाई, यहाँ से उसने फोर्स लगाई, दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हैं, तो जो इनका सम होगा वो इनका सम आप किस तरह लिखेंगे? F माइनस एफ इज इक्वल टू 0। एक के साथ प्लस का साइन, दूसरे के साथ माइनस का साइन, बिकॉज देयर डायरेक्शन इज ऑपोजिट। यहाँ पर भी वही केस, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट, अमाउंट सेम, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। चार्ज के ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं होगी, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट उसने हमसे यही पूछा था कि फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि दो इक्वल फोर्सेस और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट। और इस फोर्स को अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इस फार्मूले को जब आपने यूज़ करना है तो यहाँ पर Q1 क्या पुट करना है और Q2 क्या पुट करना है। याद रखिएगा, इस चार्ज के लिए आप Q1 और इस प्लेट को आप Q2 कह दें और इस प्लेट को मैं कह रहा हूँ Q3। तो अभी मैं F फाइंड कर रहा हूँ ना, मैं इस फोर्स को कह रहा हूँ F। तो अब ये Q1 और Q3 के दरमियान में, तो आप यहाँ पर लिखेंगे Q1 Q3 ओवर R स्क्वायर। ये आपके पास आ गया F। दूसरी फोर्स जो दूसरे एंड से है वो F डैश है। जब मैं F डैश कैलकुलेट करूँगा मैं उसको कह देता हूँ F डैश विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इस केस के अंदर भी जो आंसर यहाँ से आएगा वही आंसर वहाँ से होगा। क्यों? क्योंकि Q3 और Q2 आपस में इक्वल हैं, बोथ प्लेट्स हैव इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। जब ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम आएगी तो F प्लस F प्राइम विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज बोथ हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। जब आप R कैप यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स लगाएंगे तो यूनिट वेक्टर्स के केस में यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा।
क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। क्वेश्चन का बी पार्ट में ये पूछा गया है विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्ज, मतलब इन दोनों प्लेट्स के ऊपर ऑपोजिट चार्ज है और आपस में इक्वल है। ये क्वेश्चन का पार्ट ए था। ये क्वेश्चन का पार्ट बी, दोनों प्लेट्स के ऊपर ऑपोजिट और इक्वल चार्ज है। तो ये प्लेट नंबर 1 पॉजिटिव, एक दूसरी प्लेट इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव, 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, अमाउंट इक्वल, दोनों एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, तो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, इन दोनों के दरमियान में आपने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ से ये चार्ज इस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, जबकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। और अगर ये रिपेल करता है तो यहाँ पर फोर्स F और यहाँ पर भी फोर्स F। अब की बार माइनस साइन नहीं लगेगा, आप गौर से देखें तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सिमिलर है। यहाँ पर दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट थी, यहाँ पर दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सिमिलर है। और जब सिमिलर डायरेक्शन हो तो फोर्सेस का सम हमेशा ऐड करके निकाला जाता है, F प्लस F विल बी इक्वल टू 2F। तो जब ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स होंगी तो डबल फोर्स एक्ट कर रही होगी, क्योंकि दोनों का एक ही मकसद है, और वो मकसद दोनों प्लेट्स का क्या है कि चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो। पॉजिटिव का भी यही है कि वो पॉजिटिव से रिपेल करे, नेगेटिव की तरफ भेजे, नेगेटिव का भी यही है कि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। तो अल्टीमेटली चार्ज एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सिमिलर, दोनों को ऐड करेंगे, F प्लस F 2F डबल फोर्स एक्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर वाई। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्रॉस ना करने की वजह क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस याद रखिएगा एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायग्राम में रेस कर चुका हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने इस वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी, नेगेटिव चार्ज की बात होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होंगी। इस केस में तो हमारे लिए वर्किंग करना आसान होता है, लेकिन जब लाइंस कर्व हो जाएं फिर क्या करते हैं, फिर हमने पढ़ रखा है हम उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो अगर लाइंस कर्व है, सपोज पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन ड्रॉ कर देते हैं जी, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो पॉजिटिव से जो लाइन निकलेगी वो फिनिश होगी जाके नेगेटिव पे। जो लाइन पॉजिटिव चार्ज से एमिट होगी वो नेगेटिव पे जाके ख़त्म होगी। तो वो लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ जी मैं। अच्छा, इन लाइंस को बनाते वक्त ख़याल रखना है कि लाइन एक दूसरे को कट ना करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट नहीं कर सकती, और वही हमारा क्वेश्चन है। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। एक दफ़ा उसको मैं ड्रॉ कर लूँ तो आपको समझाना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो असल में प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम यहाँ पर हमें आती है कि जब तक तो हम लाइन स्ट्रेट की बात कर रहे थे तब तक तो डायरेक्शन फाइंड करना मसला ही कोई नहीं है, लेकिन जब लाइन हो जाए कर्व तब हमारे लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है कि अब इस कर्व लाइन की डायरेक्शन क्या होगी। तो कर्व लाइन के लिए डायरेक्शन के लिए परेशान नहीं होना। आपने सपोज इस पॉइंट पे डायरेक्शन फाइंड करनी है, यहाँ पर ड्रॉ करें टेंजेंट, जिस डायरेक्शन में टेंजेंट वो उसकी डायरेक्शन। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जब भी आपने डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो आप उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वट एवर द पोजिशन इज़, जहाँ पर मर्जी कह दें आपने हमेशा टेंजेंट ही ड्रॉ करना। टेंजेंट ड्रॉ हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। उसकी वजह यह है कि अगर लाइंस एक दूसरे को कट करें तो लाइंस एक दूसरे को कट करने पर एक से ज़्यादा टेंजेंट गुजर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लाइंस एक दूसरे को कट कर दें, ऐसा
कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ की, दोनों ने एक दूसरे को कट कर दिया, अब बनाए इस पे टेंजेंट, तो ये ब्लैक कलर की लाइंस टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करता है, ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया, टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करता है, ये यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ हो गया, टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करता है, ये लें, एक से ज़्यादा टेंजेंट बन गए। क्या एक से ज़्यादा टेंजेंट एग्जिस्ट करता है? नेवर, एक से ज़्यादा टेंजेंट नहीं हो सकते। सो चूँकि डायरेक्शन के लिए हम टेंजेंट का सहारा लेते हैं एंड देयर कैन ओनली बी वन टेंजेंट एट अ सिंगल स्पॉट, सो electric field lines cannot cross each other, because if they cross you can draw more than one tangent, so electric field lines never cross each other. And being a vector quantity, vector quantity की हमें पता है जी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, उसके लिए वर्ड ज़हन में रखिएगा, इट हैज़ वन स्पेसिफिक डायरेक्शन, कि वेक्टर क्वांटिटी की सिर्फ एक डायरेक्शन होती है। अगर एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ हो गए तो क्या एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी? नो, एक से ज़्यादा स्पेसिफिक डायरेक्शंस नहीं हो सकती, एक डायरेक्शन होती है वेक्टर क्वांटिटी की, इसलिए हमने एक ही टेंजेंट को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ अ पॉइंट चार्ज क्यू, मैं इसको रेज कर लूँ, साथ साथ हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। इफ़ अ पॉइंट चार्ज Q of mass m is released in a non-uniform electric field with field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? हमारे पास एक चार्ज है जी Q, पॉजिटिव चार्ज है, नहीं भी लिखा तो कोई मसला नहीं, पॉइंट चार्ज कोई मसला नहीं, पॉजिटिव हो नेगेटिव फ़र्क नहीं पड़ता, इसका मैस है m, इज़ रिलीज इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, फिर वीक हो गया, फिर वीक हो गया, फिर ज़्यादा हो गया, फिर कम हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, कहीं पर फील्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कहीं पर फील्ड वीक होता जा रहा है। कैसे हो रहा है करते हैं, कैसे की सिचुएशन है मैं आपको थोड़ा सा एलाबोरेट कर देता हूँ। लेकिन एक चीज़ जो है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद फील्ड लाइंस पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ये इस लाइन का मतलब क्या है कि वो सेम डायरेक्शन में, मतलब यूँ नहीं है कि आपके पास ये एक चार्ज है जिसका फील्ड है, ये इसका फील्ड है, आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन को पास करवाना है। अगर तो मैं मूव करवा दूँ कुछ यूँ, ये एंटी टेस्ट के हवाले से अब चीज़, अगर तो मैं इस चार्ज को यहाँ से यूँ मूव करवाऊँ, तब ये चार्ज स्ट्रेट पाथ पे मूव नहीं करेगा। चार्ज स्ट्रेट पाथ पे क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि यहाँ पर फील्ड वीक, यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग, चार्ज के करीब जा रहा है ना हम, यहाँ पर फील्ड मज़ीद स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर फील्ड वीक, क्योंकि जैसे ही चार्ज से अवे जाना शुरू करेंगे फील्ड वीक होना शुरू हो जाएगा। अब इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर चार्ज ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये पाथ स्ट्रेट नहीं बनेगा, बल्कि ये पाथ कुछ यूँ बनना चाहिए कि जहाँ पर वो चार्ज के बिल्कुल सामने से गुजरेगा, रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगी। अब इसी चीज़ को जो क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में ये कहा गया, हमें बाउंड किया उन्होंने कि आपने चार्ज को यूँ नहीं मूव करवाना, आपने चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग मूव करवाना है। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है आपने उसी लाइन के अलॉन्ग चलना है। मतलब यूँ है कुछ सिचुएशन कि आपने चार्ज को यूँ नहीं मूव करवाना, आपने चार्ज को मूव करवाना है कुछ यूँ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़ते हैं। चार्ज हमने यूँ मूव करवाना है, ये है चार्ज Q जिसका मास m है, उसको हम इधर मूव करवा रहे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक बार फिर से, इफ़ अ पॉइंट चार्ज Q ऑफ मास m इज़ रिलीज्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद द फील्ड लाइंस पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, कि जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइन उसी डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइन बाहर ही निकलती है ना पॉजिटिव की, उसी डायरेक्शन में चार्ज मूव करता है। विल इट मेक अ रेक्टलिनियर मोशन? रेक्टलिनियर सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, लीनियर स्ट्रेट पाथ पे जी, तो चार्ज स्ट्रेट पाथ में ही मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलॉन्ग उसने मूव करना है, पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल करना है, वो उसी पाथ पे चलता जाएगा। तो पाथ हमेशा इस केस के अंदर चार्ज का स्ट्रेट रहेगा। लेकिन अगर आप फील्ड लाइन के अलॉन्ग मूव नहीं कर रहे, आप उसके ऊपर से क्रॉस कट करवा रहे हैं किसी चार्ज को, फिर चार्ज का पाथ स्ट्रेट नहीं होगा, फिर उसमें कर्व होगा। लेकिन अगर फील्ड लाइन
सॉरी, अगर वो फील्ड लाइन के पैरेलल चल रहे हैं, फील्ड लाइंस के पैरेलल चल रहे हैं, फिर पाथ स्ट्रेट होगा। अगर फील्ड लाइंस को हम क्रॉस कट करके निकल रहे हैं, इसका मतलब फिर पाथ कर्व्ड होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना ये है कि फील्ड लाइन के अलॉन्ग क्या होगा, तो फील्ड लाइन के अलॉन्ग द पाथ विल बी स्ट्रेट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 12.7 और ये गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन है जी। इज ई नेसेसरली ज़ीरो, is E necessarily zero inside a charged rubber balloon if balloon is spherical? अच्छा अच्छा अच्छा, अब इसमें जो आपको सिचुएशन दी गई है वो कुछ यूँ है, इज़ ई नेसेसरली ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून, कि ये आपके पास एक चार्ज रबर बैलून है जिसकी शेप है स्फेरिकल। तो स्फेरिकल अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इट विल बी अ सर्कल फॉर यू, कि आपके लिए ये एक सर्कल ही होगा, क्योंकि बोर्ड पे स्फेयर बनाना मुमकिन नहीं है। आप कंसिडर करें एक बॉल है आपके पास, ये एक बैलून है गोल बिल्कुल स्फेयर। अब उसके अंदर E की वैल्यू क्या ज़रूरी है कि ज़ीरो होगी, और कंडीशन क्या वो आगे लिखी है। कंडीशन ये है, एज्यूम दैट चार्ज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस, के आपने चार्ज को बैलून की सरफेस के ऊपर स्प्रिंकल कर रखा है। अब बैलून की सरफेस के बाहर चार्ज है, जब बैलून की सरफेस के बाहर चार्ज होगा E will be necessarily zero. Yes, E will be zero when charge is outside the surface. क्यों? क्योंकि गॉस लॉ की स्टेटमेंट पे चलें, प्रूफ करना तो उसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उससे पहले लॉजिकल आंसर देकर इस बात को ख़त्म कर दें कि E हमेशा ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट ही यही है कि व्हेन चार्ज इज़ इनक्लोज्ड इन इट, ठीक है ना, जब चार्ज सरफेस के अंदर हो तब की बात हम करते हैं, जब चार्ज ही सरफेस से बाहर है। जब चार्ज ही सरफेस से बाहर है तो फ्लक्स ज़ीरो, फ्लक्स ज़ीरो होने का मतलब E विल बी ज़ीरो, ठीक है। फ्लक्स को हमने डिफाइन गॉसेस लॉ के केस में किया था, फ्लक्स इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस बात का भी यहाँ पर क्लियर मतलब है कि जब चार्ज एनक्लोज्ड इन विद इन द सरफेस, मतलब ये चार्ज अंदर होता तो फिर फ्लक्स होता, जब चार्ज ही सरफेस से बाहर है तो फ्लक्स कितना होगा, ज़ीरो। फ्लक्स का फॉर्मूला E डॉट ए, E डॉट ए विल बी इक्वल टू ज़ीरो। एरिया ज़ीरो हो सकता है, एरिया तो ज़ीरो नहीं हो सकता, बैलून की सरफेस जितनी बड़ी है उसका कुछ ना कुछ तो एरिया हो गई। जब एरिया ज़ीरो नहीं है, एरिया कैन नॉट बी ज़ीरो, इसका मतलब ज़ीरो आंसर लाने के लिए E ज़ीरो होगा तभी तो ज़ीरो आंसर आएगा। E विल बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये नेसेसरी है कि E will be zero inside the charged balloon. Next, question number 8 is it true that Gauss's law states that the total number of lines of force crossing at any closed surface in outward direction is proportional to net positive charge enclosed in the surface? लंबी स्टेटमेंट है, इसके हम पीसेस करके फिर इसको समझते हैं कि क्या है। Is that true? The Gauss's law state that the total number of lines of force crossing any closed surface, total number of lines, आपके पास ये क्लोज सरफेस, इस सरफेस के अंदर चार्ज पड़ा है तभी तो उसमें से लाइन उस सरफेस से बाहर निकल रही है। तो चार्ज पड़ा है यहाँ पर, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक ये दूसरी, ये थर्ड, फोर्थ, और यूं कुछ सिचुएशन है। क्वेश्चन ये है जी, इज दैट ट्रू द गॉसेस लॉ स्टेट दैट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन इज proportional to net positive charge enclosed in the surface? Yes, it is necessary. क्यों? क्योंकि ये ट्रू है बात, क्योंकि गॉसेस लॉ के मुताबिक फ्लक्स का फॉर्मूला है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा फ्लक्स, और जितना ज़्यादा फ्लक्स उतनी ही ज़्यादा वैल्यू E की, जितना ज़्यादा फ्लक्स उतनी ही ज़्यादा वैल्यू E की, और जब E की वैल्यू बढ़ जाए इसका मतलब
वो आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के साथ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी है यहाँ पर कि प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि जब आपने कहा कि फाई इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, जब चार्ज ज़्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा हो जाएंगी। एक चार्ज है कम लाइंस है, दूसरा चार्ज रख दें फील्ड लाइंस की तादाद ज़्यादा, तीसरा चार्ज रख दें और ज़्यादा, चार्ज ज़्यादा तो फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। और क्वेश्चन यही स्टेट करता है कि गॉसेस लॉ भी यही है कि जब चार्ज ज़्यादा होगा तो फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यू का रिलेशन अगर निकालें तो एप्सिलॉन नॉट तो एक कांस्टेंट है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है इसलिए नहीं लिखा, तो जब चार्ज बढ़ेगा फ्लक्स भी ज़्यादा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जी इसमें, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव, और क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं या हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। तो हमने इसके लिए कुछ यूँ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, ये एक पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पर एक नेगेटिव प्लेट, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस कॉन्सेप्ट और जिस तरह फिज़िक्स से हमारा चलता है, हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव इज़ कंसिडर्ड एज अ हाई पोटेंशियल वाइल नेगेटिव इज़ कंसिडर्ड एज लो पोटेंशियल। आप एक इलेक्ट्रॉन को इस फील्ड के दरमियान में रख दें, सेंटर में, ये किधर को मूव करेगा? अगर हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करें, इट इज़ अंडरस्टूड नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट की तरफ तो जाने से रहा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। पॉजिटिव प्लेट कौन सी है? इट इज़ अ प्लेट हैविंग हाई पोटेंशियल। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो ये था जी आपके चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज, उसके शॉर्ट क्वेश्चन। इन शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर जो इम्पॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 और फिर लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12.9। ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं को प्रिपेयर करें, इसका मतलब ये है कि करने सारे हैं, इनकी इंपॉर्टेंस एज़ कम्पेयर टू अदर्स ज़्यादा है। तो नेक्स्ट अब जब टॉपिक हम करेंगे तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो चलेगा जी एग्ज़ाम्पल इस चैप्टर की, जो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं उस पर, और फिर हम उसके बाद इस चैप्टर के आखिरी हिस्से एग्जांपल न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे, MCQs और एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन उसके बाद में डिस्कस होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।